फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रखती है देन इट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। ठीक, अब देखो एक्सियल वेक्टर ईजी फोर्स, जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमने ये फोर्स अप्लाई किया। ठीक, ये क्या हो गई भाई, फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रख रही है, इसीलिए इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर ज्यादा होते हैं, पोलर वेक्टर कम होते हैं, इसीलिए इनको हम स्यूडो वेक्टर्स के भी नाम से भी जानते हैं, स्यूडो वेक्टर्स, क्योंकि इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। ये एक्सिस के अबाउट टू डिफाइन होते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, इसका एक और एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये भी एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क ये भी एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम ये भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं क्योंकि ये किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होंगे, एंगुलर मोमेंटम। हम आगे चलकर इन सारी क्वांटिटीज के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे सही समय पर सही जगह पर। तब तक के लिए इंतजार करिए, जब समय आएगा। तो अभी तो आपको सिर्फ वेक्टर की 2 क्लासिफिकेशन पता करनी थी, कौन कौन सी। एक तो आपको पता हो गई कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट वेक्टर डिफाइन करेंगे तो उसे हम एक्सियल या स्यूडो वेक्टर कहेंगे, और अगर वेक्टर की अपनी एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगी तो उसे हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर आपके लिए कुछ और भी लाए हैं मसाला, तो इसे आप नोट कर लीजिए पूरा। कुछ और मसाला हम आपके लिए लाए हैं। ठीक, खाइए भाई आराम से, धनिया मिर्चा हल्दी लगाकर। ठीक है, अहमद सर के राज में आराम से मौज कीजिए। तो अब हमें क्या डिफाइन करना है, सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ दी वेक्टर। ठीक है, आपकी बुक में नहीं है मुझे मालूम है, नूतन आप देखेंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब है, नूतन में नहीं दिया तो हम ना पढ़ाएं, ना पढ़ाएं? ऐसा नहीं कर सकते बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें पढ़ाना पड़ेगा। जैसे अब टाइप ऑफ वेक्टर्स में, टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक, पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। इफ 2 वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या, इफ 2 वेक्टर्स, if 2 vectors have same magnitude and same direction, अगर 2 वेक्टर्स के पास सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, इफ 2 वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड same directions, same direction, then they are said to be parallel vectors. Parallel vectors, ठीक, ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या शर्त है आपकी, एक वेक्टर आपने ऐसे लिया तो दूसरा भी वेक्टर आपको ऐसे ही लेना। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। एक वेक्टर आपने ऐसे लिया है, मान लीजिए वेक्टर सी, तो दूसरा भी आपका वेक्टर ऐसे ही होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम और एक दूसरे का पैरेलल। यानी 2 वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री का है तो वो पैरेलल वेक्टर्स हो गए। आपकी याद दहानी के लिए एक और एग्जांपल कर देते हैं। ये देखिए, ये सब आपकी बुक में नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता रहना चाहिए। तो क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स कब कहलाते हैं, जब उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो नोट क्या लिखेंगे हम, नोट में लिखेंगे द एंगल बिटवीन 2 पैरेलल वेक्टर इज 0, ठीक, 0 डिग्री। क्या भैया, 0 डिग्री। ठीक है, अब
इक्वल वेक्टर। नंबर 2 लिखिए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। टू वेक्टर्स आर said to be equal if both have same magnitude and same direction. Same magnitude and same direction. Same direction. दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स तब कहलाएंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। देखो, जैसे तुमने एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर तुमने बी लिया, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है। एक वेक्टर तुमने ये लिया वेक्टर सी, और एक वेक्टर तुमने ये लिया वेक्टर डी। ऐसे ही तुमने एक वेक्टर ये लिया वेक्टर ई, और तुमने दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर एफ। तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। ये हर तरीके से इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर कब हो जाते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं तो वो पैरेलल वेक्टर रह जाते हैं। आपको दोनों समझ में आ गया हो। यहां पर हेयर ए इज कंप्लीटली इक्वल टू बी है, सी इज कंप्लीटली इक्वल टू डी है, और ई कंप्लीटली इक्वल टू एफ है। ये इक्वल वेक्टर की पहचान है। ठीक है। अब एक बात नोट कर लेना चाहिए, हमें यहां नोट जरूर करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए? कि टू इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल, बट टू पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल। ये पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए। क्या है ये पॉइंट? टू इक्वल वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल, ये जरूरी है। बट टू पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल। बट टू पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल। मे और मे नॉट बी इक्वल। तो दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं, लेकिन दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो वो पैरेलल होंगे, ये जरूरी है। वीडियो को पॉज कर आप दो वेक्टर्स के बारे में जान गए हैं, इसके बारे में आप लोग लिख लें। अब हम टाइप ऑफ वेक्टर्स में तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी टाइप के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, वो आपकी किताब में है नहीं, हमें ये सब टर्म्स यूज करने हैं। तो हमारी तो फिर भाई मजबूरी है कि किताब में छपा हो ना छपा हो, हमें तो छपाना है ना, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। जैसे कि आपको अगर अच्छे से समझाना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं भाई। ये उसी के लिए आसान है जो इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेगा, जो नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल है। बहुत सीधी और साफ सी बात है भाई, कोई इसमें इफ एंड बट या कोई लाग लपेट नहीं है। तो आपकी किताब के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बहुत कम दिया हुआ है उसके अंदर, हमें उतना कम भी आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो एक सेकंड में जरा, मैं एकदम लाइव क्लास की तरह ही आपकी क्लास ले रहा हूं। तो ये दो वेक्टर्स हो गए। अब तीसरी टाइप का वेक्टर्स, इसे आप कहेंगे निगेटिव, नहीं पहले एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स देखो, if the angle between the two vectors, if the angle
between two vectors is 180 degree, then they said to be anti-parallel. Then they said to be anti-parallel. ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कब कहलाते हैं? जब वो दोनों क्या हो, एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर हो। कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर ऐसे तो दूसरा वेक्टर ऐसे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। एक वेक्टर अगर ऐसे सी तो दूसरा वेक्टर ऐसे, ठीक। डी। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ठीक अपोजिट, है ना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की पहचान कैसे होती है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इफ द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट सेंस, यानी तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। इसको ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। टू, तो इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है? द एंटी पैरेलल वेक्टर्स, the anti-parallel vectors have opposite direction। ये हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक। अब इसी से बनता है एक और चौथा कॉन्सेप्ट। चौथा क्या है भाई? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसे जान लो। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, but opposite in direction, then one is said to be negative of other. One is said to be negative of others, other। ठीक, जानना जरूरी है आपके लिए। जैसे देखो ये एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। एक वेक्टर है ये वेक्टर सी, और ठीक ऐसे ही एक वेक्टर है डी, ठीक। तो अब एक वेक्टर हमने जैसे ये लिया, वेक्टर ई और वेक्टर एफ। तो व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स? देखो, जब हमने इक्वल वेक्टर्स लिखा था तो हमने लिखा था वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, लेकिन हम यहां जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर बी। उसी तरीके से हम वेक्टर सी को लिखेंगे माइनस का वेक्टर डी। माइनस साइन ये बताता है, माइनस साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। एक तरफ आप माइनस लगा दें, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि एक वेक्टर दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। और वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर एफ, ठीक। अब यहां पर एक और नोट करने वाली बात क्या? टू नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल, बट एंटी पैरेलल वेक्टर्स may or may not be, but negative vectors are anti-parallel, but anti-parallel vectors may or may not be equal weight, may or may not be इक्वल नेगेटिव वेक्टर्स। याद रखिएगा, मतलब ये है तो एंटी पैरेलल तो होगा ही, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी,
ए बी के बराबर नहीं है, जबकि इसमें ए और बी के बराबर। तो ए अगर बी के बराबर हो गया और डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो उसे आप एक दूसरे का नेगेटिव मान लेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स मानेंगे। तो निगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल निगेटिव वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि दोनों का इक्वल हो जाए, इक्वल नेगेटिव वेक्टर्स। ये हो गई 4 क्लास, वेक्टर की 4 टाइप। आपने क्या क्या सीख लिया? पैरेलल वेक्टर सीखा, इक्वल वेक्टर सीखा, एंटी पैरेलल वेक्टर सीखा, और उसके बाद आपने क्या सीखा? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। याद रखिएगा ये 4 क्लास। अब और आगे बढ़ते हैं, 5वीं क्लास देखिए। ये सब मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा, चाहता तो आपकी बुक के हिसाब से तो मैं फौरन खत्म कर सकता हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट करना आप मत भूलिएगा, आप तुरंत आगे ना बढ़िएगा। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपकी क्लास एकदम लाइव ही ले रहा हूँ, कोई किताब उताब नहीं, कोई नोट वोट करके मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो लिख रहा हूँ आपके सामने और लिखता चला जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ। देखिए 5वां वेक्टर, 5वां है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, if several vectors have common tail, if several vectors have common tail, then decide to be co-initial वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, अब ये कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। एक बात कॉमन है, मैंने आपको बताया था किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टिप टू टेल का मेथड लेते हैं। तो अगर सारे वेक्टर्स का इनिशिएटिंग पॉइंट एक हो, ये देखिए साहब, कॉमन टेल रखते हो, तो ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? जैसे ये वेक्टर ए मान लें, ये वेक्टर बी मान लें, ये वेक्टर सी मान लें, ये वेक्टर डी मान लें, ये वेक्टर ई मान लें। तो ये 5 वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि इनकी टेल एक ही जगह पर है। इनकी टेल क्या है बेटा? वो एक ही जगह पर है। अब 6ठा टाइप देखिए आप, को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर्स, if several vectors have common tip, उनकी टिप क्या हो? कॉमन टिप, then they said to be co-terminus वेक्टर। हमें इन सब टर्म्स की जरूरत है, तो आपकी किताब में दिया नहीं दिया मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे पढ़ाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे वेक्टर एक ही जगह टर्मिनेट करेंगे। इन सब की टिप कॉमन है, देख लीजिए, इन सब की टिप कॉमन है। ये वेक्टर ए मान लीजिए, ये वेक्टर बी मान लीजिए, ये वेक्टर सी मान लीजिए, ये वेक्टर डी। तो ये 6 टाइप हो गई। 6वीं टाइप भी हमने आपको बता दी। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, को इनिशियल को टर्मिनस। अब एक बड़ा मजेदार वेक्टर क्या है? वो है जीरो वेक्टर। क्या है भाई? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। 7वां टाइप, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। A vector have magnitude 0 and direction arbitrary. If a vector have magnitude 0 and direction arbitrary, then it is said to be null vector.
इट इज सेड टू बी नल वेक्टर, ये नल वेक्टर कहलाता है। अब देखो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जीरो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का क्या मतलब, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो जैसे मान लो कि तुम यहां से निकले और यहां पहुंचे, ये आपका वेक्टर है, डिफाइन हुआ। देखिए अभी कैसे जो हमने पहले पढ़ाया वो कैसे काम आएगा। अब यहां से यहां आप पहुंचे, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है भैया। तो आप गए और प्लस आप वापस आए, तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे, a इज इक्वल टू माइनस कर, बोलो बेटा, है ना। अब अगर तुमने माइनस बी को उधर भेजा, ये दोनों क्या है, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है कि नहीं, इससे पहले अभी बताया था ना। तो a माइनस बी, तो इसको आप लिखोगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b। भैया यहाँ जीरो ना लिखना, ये जीरो वेक्टर, ये इसकी इंपॉर्टेंट है कि जब दो वेक्टर का सम एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करे तो फिर वहां जीरो ना डिफाइन होकर जीरो वेक्टर डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट था, यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आपका जीरो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? जीरो है, लेकिन वो जीरो मैग्नीट्यूड में है। अब वो यहां पर आके कहीं भी जा सकता है, इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का, ठीक है। देखो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर, नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है। अगर आप लिखें, क्या लिखेंगे? द सम ऑफ ए फाइनाइट वेक्टर, the sum of a finite vector A, the sum of a finite vector A and the zero vector equal to finite vector A, ठीक, यानी वेक्टर A प्लस जीरो वेक्टर A वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर विथ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर।